तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मॉडल पेपर आप देख रहे हैं अपना विज्ञान करना 2022 बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर पूरा मॉडल पेपर यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका मॉडल पेपर तो आपको तैयार करके जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ मॉडल पेपर से मैं आप लोग बता दूँ 30 या कम से कम 40% यहाँ से 40% मॉडल पेपर से आने का संभावना इस बार जताया जा रहा है। हमको मालूम चला कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई, तो मैं तुरंत वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारे मॉडल पेपर आप लोगों को सोल्यूशन करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि चारों तरफ से हम लोग अच्छे तरीके से फिट रहें, कहीं से भी क्वेश्चन आए हम लोग उत्तर देने में क्या रहे, सक्षम रहे। तो चलिए विज्ञान के हम मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग खंड क को देखेंगे, ठीक है, जो फिजिक्स का है उस फिजिक्स का देखेंगे, ठीक है। और चारों तरफ से हर एक कैटेगरी के प्रश्न हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं कि चाहे एग्जामिनर कहीं से भी पूछे उसका उत्तर हम लोग आराम से देने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए खंड का देख करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लास्ट चल रहा है, जबरदस्त तैयारी करिए और 90% का जो टारगेट को जरूर अचीव कीजिए और रात दिन मेहनत कीजिएगा एक, ठीक है। अब घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कम समय बचा है। अब दिन रात 8 घंटे 10 घंटे लगातार पढ़ के और अच्छे तरीके से सब कुछ सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे खंड का। सबसे पहले देखिए खंड का दिया है कि मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। चलिए खंड का में पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कह रहा है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु से वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा कि अवतल लेंस द्वारा। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो सबको मालूम है ना, कितना बार, एक बार थोड़ी पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो इसका उत्तर देखिए इस तरह लिखेंगे खंड क में। पहले का क क्या है आपका, दूसरा सही है, अवतल दर्पण द्वारा। तो याद कर लीजिए हमेशा के लिए कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है तो अवतल दर्पण द्वारा, दूसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ख है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर स्क्वायर कूलाम वोल्ट मीटर की ओम। तो देखिए ख का आपका जो आंसर है वो पहला है ओम मीटर स्क्वायर। क्या है, ओम मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ओम मीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ग वाला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। कह रहे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर कि मोटर। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है वो क्या कहलाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए, पहले का ग का है जनित्र। क्या कहलाता है, जनित्र कहलाता है, ठीक है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं हम जनित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे है घ, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि द्वारा कि परितारिका द्वारा। तो देखिए इसका आंसर होगा ग का तीसरा, पश्चिमाभि द्वारा, ठीक है। तो वो क्लियर हो गया ना कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन किया जाता है वो पश्चिमाभि द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ना, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। खंड क में ये जो बहुविकल्पीय का प्रश्न आपको देखने को मिला है पूरा का पूरा आप लोगों को 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया था फिजिक्स में और चारों तुरंत हम लोग आप लोगों को क्या किया, बता दिया। चलिए प्रश्न पहला था यह क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा का क क्या पूछा हमसे। प्रश्न नंबर दूसरा का क है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। पश्च दृश्य मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों साइड मिरर। आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर जब भी चलाते हैं तो देखिए बगल में आपको साइड मिरर लगा होता है, ठीक है, दर्पण, जिसे हम पीछे से देखते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वही कह रहा है कि वो किस दर्पण का यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है, उसमें किस दर्पण का यूज करते हैं और क्यों करते हैं। तो देखिए फाइनली इसका उत्तर यहाँ पर लिखेंगे दूसरे का क। दूसरे का क कैसे उत्तर लिखेंगे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि किसी वाहन के पश्च दृश्य, पश्च दृश्य मतलब साइड मिरर, किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और पीछे की ट्रैफिक के विस्तृत क्षेत्र को देख सकता है। कह रहा है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जो साइड मिरर होता है वाहन में साइड मिरर वो किस लेंस का होता है, उत्तल दर्पण का। ये उत्तल दर्पण का इसलिए होता है क्योंकि जो उत्तल दर्पण है ना वो एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है और उसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है, ठीक है। मतलब पीछे दूर से ही कोई वस्तु आएगी गाड़ी उड़ी तो उसको एक छोटा सा प्रतिबिंब बना के, एक सीधा से प्यारा सा प्रतिबिंब बना के हमारे दर्पण में दिखा देगा, ठीक है। चलिए इसलिए हम यूज करते हैं। तो देखिए
देखिए 2 नंबर का ये प्रश्न है। कितने नंबर के? 2। पहली बात तो 1 नंबर आपको इस पे मिलेगा कि वाहन में किस कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उस पर 1 नंबर मिलेगा, और क्यों करते हैं कारण बताएंगे तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। क्लियर हो गया? चलिए उत्तर भी आप लोगों को देख लिया आप लोगों ने, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एमपी था। ठीक है, चलिए इसके बाद ख देखिए। ख है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु का लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने? प्रतिबिंब बने। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है आपका न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, दूसरे का ख है ना, दूसरे का यहाँ पे ख। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। करा किसी अवतल लेंस, देखिए कौन सा लेंस है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है, तो किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर कितना दिया? -15 सेंटीमीटर लेंगे। क्या? -15 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि अवतल लेंस है। ठीक है, तो एफ बराबर -15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तब यू का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब बन रहा है मतलब वी का वैल्यू दिया। वी का वैल्यू कितना दिया है आपका? 10 सेंटीमीटर, मतलब -10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, वी का वैल्यू वी बराबर -10 सेंटीमीटर। चलिए अब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो लगा देंगे लेंस सूत्र द्वारा, क्योंकि लेंस ही है ना, तो लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र द्वारा यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। तो लेंस सूत्र द्वारा फार्मूला क्या आता है? 1/f बराबर 1/v। ठीक है, और माइनस के 1/के क्या होता है? यू होता है, क्योंकि लेंस है, लेंस में क्या होता है? माइनस। अगर दर्पण रहता तो क्या लगता है? प्लस लगता है। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू कितना दिया है? -15 दे रखा है, बराबर 1/v। वी का वैल्यू कितना दे रखा है? तो -10, और -1/u। यू का वैल्यू कितना? तो यू का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? लिखेंगे 1/-15 बराबर, देखिए यहाँ पे प्लस छिपा है, तो प्लस गुणा माइनस होगा तो हो जाएगा -1/10, फिर -1/के यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/-15, माइनस के 1/10 इधर आएगा तो प्लस के 1/10 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा -1/के यू। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 30। तो 15 दूनी के 30, -2 और +10 30, कितना हो जाएगा? 3, बराबर -1/के क्या हो जाएगा? यू। तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/, कितना हो जाएगा? 30, बराबर 1/के कितना हो जाएगा? यू। ठीक है, यहाँ माइनस है तो u ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, बराबर ये जाएगा तो 30, मतलब u बराबर क्या आ गया? -30। u बराबर माइनस, मतलब वस्तु को कितना है? तो वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, तो इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। क्लियर हो गया ना आप लोगों को वाला प्रश्न है? ठीक है, तो आसानी से प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न दूसरे का ग, कि जरा दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण कैसे होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष क्या है और इसका निवारण कैसे होता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। चलिए देखते हैं जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हेडिंग बना लीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, लिखेंगे कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल होती जाती हैं, और जिस कारण नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आयु आप लोगों की बढ़ती जाएगी तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होती जाएंगी, और जिसके कारण आपके नेत्र की जो समंजन क्षमता वो घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट रखी वस्तु स्पष्ट रूप से उसको दोनों दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जरा दृष्टि दोष में दोनों, दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई देगी परंतु निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है। ठीक है, निवारण इसका कैसे करेंगे? तो निवारण होगा कि जरा दूरदृष्टिता को दूर करने के लिए हम द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी मतलब कि अवतल और उत्तल लेंस दोनों रहेगा उसमें। ठीक है, ऊपर अवतल लग जाएगा, नीचे उत्तल लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के लेंसों का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। दूसरा का क ख ग तीनों क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर तीसरा का देखो। तीसरे में क और दोनों दिया है, दोनों करना हम लोगों को। पहला क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने अगर 5 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा यह ज्ञात करना है। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन नियम। तो देखिए तीसरे का क,
तीसरे का क है यहाँ पे कि प्रकाश का परावर्तन, आपको हेडिंग डालना है। तीसरे क में पहला हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। कह रहा है कि प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है, तो उसी में लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम क्या क्या? तो पहला है कि आपतन कोण और कौन सा परावर्तन कोण और सदैव बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? बराबर, ये तो पहला नियम है। दूसरा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो यह परावर्तन के नियम आपको समझ में आ गया। तो क्या था? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के परावर्तन का नियम हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। फिर करा कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला, अब उसी में है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। देखिए क्या क्या चीज दिया है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को तो समझते हैं, कैपिटल आर की वैल्यू कितना दे रखा है? 20, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या क्या होता है? माइनस में। क्या होता है? माइनस में होता है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये आपका बनता है क्या? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पी, इधर जितने भी साइड जो भी सारी चीजें होती है सब माइनस में होता है। ये आपका एफ होता है, ये आपका केंद्र वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इधर जितने भी चीजें रहेंगी सब माइनस में रहेगा, तो वक्रता त्रिज्या इधर ही रहता है तो माइनस में होगा। तो अगर वक्रता त्रिज्या अगर बताइए अगर -20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी निकाल सकता हूँ, क्योंकि एफ बराबर होता है आर बटे क्या होता है 2, तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू -20 और बटे में कितना 2 कट जाएगा, तो क्या जाएगा? -10 सेंटीमीटर हमारा क्या निकल गया? यहाँ पे फोकस दूरी निकल गया। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। फिर कह रहा है कि दो स्थिति दिया है। पहला 5 सेंटीमीटर अगर वस्तु पर रख देंगे, 5 सेंटीमीटर दूर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो पहला कंडीशन है कि 5 सेंटीमीटर पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये से। तो 5 सेंटीमीटर वस्तु को रखना, तो ये किसका वैल्यू दिया है? आपका यू बराबर कितना दिया है? -5 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि अगर -20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है और किसी वस्तु को 5 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना दूरी में बनेगा? v का वैल्यू पूछा है। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कि दर्पण सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लेंस नहीं क्योंकि दर्पण है। दर्पण सूत्र से किससे हल करेंगे? तो दर्पण सूत्र से करेंगे। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v और +1/ku होता है। अगर ये लेंस सूत्र रहता तो यहाँ माइनस होता। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू कितना दे रखा है? -10 बराबर 1/v, v की वैल्यू तुमको काउंट करना है, +1/u, u की वैल्यू कितना दिया है? -5 दे रखा है। ठीक है, -5 कहाँ दिया है? यहाँ पे पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए -5 दिया है। 5 हमको ये ना बोला है, देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी पर अगर वस्तु को रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सिंपल हल कर देंगे, 1/-10 बराबर 1/v। इस माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो हो जाएगा -1/के कितना? 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। लिखेंगे 1/-10 -1/5 इधर आएगा तो +1 क्या हो जाएगा? 5 बराबर इधर बच गया 1/v बच गया। देखिए यहाँ पे एलसीएम जो होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो एलसीएम तो 10 यहीं 30 और 5 के कितना हो जाएगा? 30 बराबर 1/के कितना हो जाएगा? v हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 कितना हो जाएगा? 30 बराबर 1/के कितना हो जाएगा? v। 3 कम 3 3 नाम में 30, 1 कितना हो गया? 10, तो 1/10 बराबर 1/के v। तो v को ऊपर कर देंगे तो 10 भी ऊपर चला जाएगा। 10 सेंटीमीटर मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, प्लस है तो उस साइड बनेगा, प्लस है तो उस साइड। आभासी तथा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। आभासी तथा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अब लिखेंगे आभासी तथा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, क्योंकि v का वैल्यू किस में आ रहा है? प्लस में। प्लस का मतलब ये चीज होता है अवतल दर्पण में प्लस का होता है इस साइड, दर्पण के कहाँ? पीछे बनता है। ठीक है, क्लियर। अभी दूसरी स्थिति देखते हैं। अभी तो पहली स्थिति था ना कि 5 सेंटीमीटर पर वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। कह रहा है कि अगर 15 सेंटीमीटर दूर पर रख देंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो लिखेंगे हम 15 सेंटीमीटर पर। 15 सेंटीमीटर पर मतलब अगर आपका u का वैल्यू अगर -15 सेंटीमीटर आ जाए तब वहां पे आपका कितना होगा? v का वैल्यू मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी में बनेगा ये पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये रहेगा आपका किस सूत्र से? दर्पण सूत्र से। फॉर्मूला इनके लिए भी तो सेम रहेगा, दर्पण सूत्र से। मतलब 1/f बराबर 1/v और +1/u, ये फॉर्मूला लगेगा। लगा दीजिए 1/f, f का वैल्यू आपके कितना दिया है? -10 वही रहने वाला है, बराबर 1/v का वैल्यू निकालना है और +1/u का वैल्यू कितना दे रखा है? -15 दे रखा है। अब यहाँ पे तो हल करेंगे क्या हो जाएगा? 1/-10
और बराबर 1/v, माइनस गुणा इस प्लस होगा तो हो जाएगा -1/, कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1/, -10, -1/15 इधर आएगा तो +1/, कितना हो जाएगा 15, बराबर 1/v। यहाँ पे एलसीएम लगेगा तो कितना हो जाएगा 30, तो 10 × 30 और 15 दूनी के 30 बराबर 1/v। यहाँ से घटेगा क्या हो जाएगा -1/, कितना 30 बराबर 1/v। v को ऊपर कर दीजिए, यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। तो माइनस देखिए यहाँ पे प्लस में आ रहा था तो आभासी तथा सीधा बना था, ये माइनस मतलब इसी साइड बन रहा है तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। लिखेंगे वास्तविक तथा कैसा बन रहा है, उल्टा बना है, इसको जरूर से नोट कर लीजिएगा, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत डिटेल में हमने प्रश्न तीसरे का अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ये तीसरा नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा दिया एक ऑप्शन, इसको कर लीजिए। क्या है कि लेंस क्या होता है, प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, और यह उत्तल लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, किरण बनना, अरे खींचकर बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है और प्रकाशित गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है, ये भी जानने वाले हैं। चलिए कोई नहीं, आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर तीसरा का अथवा कर रहे हैं हम लोग। लेंस हेडिंग आप डालेंगे, लेंस लिखेंगे कि देखिए दो वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो वक्रीय तलों से घिरे पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं, और जिसका एक तल तो गोलीय तथा दूसरा तल क्या होता है, गोलीय या समतल होता है। एक तल भी गोलीय, दूसरा भी गोलीय हो सकता है, गोलीय नहीं तो समतल हो सकता है, बात खत्म। चलिए लेंस के प्रकार देखिए, लेंस जो है ना दो प्रकार के होता है, एक उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस होता है, जिसे हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। किसी को डाउट नहीं चले। उत्तल लेंस देखिए यहाँ पे बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, और अवतल लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, इस तरह बनता है आप लोगों का। ठीक है, तो ये तो लेंस रहा। तो लेंस आई होप क्लियर हो गया ना आप लोगों को। इसके बाद उसमें पूछा है क्या कि लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो बहुत अच्छे तरीके से पहले इसको उत्तर लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे कि जब वस्तु प्रथम फोकस F1 तथा लेंस के बीच में है, ठीक है, अथवा वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच में स्थित हो, मतलब एक ही बात वही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए किरण आरेख द्वारा मैं खींच के लेकर आया हूँ। तो पहले ये आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने किया क्या, यहाँ पे ये आपका लेंस था, उत्तल लेंस बोला था, कह रहा है कि प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु होना चाहिए, तो वस्तु के हमने रख दिया। तो वस्तु को हमने यहाँ पे रखा है, तो दो ही नियम चलता है। पहले डालूंगा मुख्य, जब समानांतर प्रकाश की किरणें जाती है तो मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है, तो मुख्य फोकस होकर गुजर रही है, आगे हमने फील किया कि इस तरफ की प्रकाश किरण पीछे जाएगी। फिर यहाँ पे दूसरा नियम लगाया कि जब प्रकाशिक केंद्र से होकर प्रकाश किरण जाती है तो बिना निर्गत हुए आराम से सीधे निकल जाती हैं, तो सीधे निकल गया यहाँ से, तो आगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन हमको फील हो रहा है कि पीछे मिलेगा, तो डॉट 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 हमने तो पीछे क्या, तो देखिए पीछे मिल गया यहीं पर। ठीक है, तो ये कंडीशन रहा है। अब इसी को हमने एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा ना आप लोगों को, ऐसे थोड़ी होगा चित्र बना देंगे हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि चित्र में ए बी जो है वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस F1 के बीच रखी। देखिए सबसे पहले यहाँ तक जो है, यहाँ का अर्थ समझते हैं कि देखिए ए बी वस्तु हमने रखा है सबसे पहले कहाँ पे, तो F1 के पहले, और यहाँ पे जो मुख्य इसका प्रकाशिक केंद्र है यहाँ पे इसके बाद। तो वही चीज लिखा तो है कि ए बी जो है वस्तु उत्तल लेंस के सामने रखा गया है, उसके प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस F1 के बीच रखी गई है। वस्तु के बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली FE लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस F2 से होकर सीधी चली जाती है। दूसरी किरण BC जो है वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र C से होकर सीधी चली जाती है। दोनों अपरिवर्तित किरणें अपसारी हो जाती हैं तथा पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर एक बिंदु B डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं। अतः बिंदु B डैश पर बिंदु B का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो B डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया जो लंब है A डैश B डैश वस्तु AB का भी क्या प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से क्या बड़ा बनता है। ठीक है, तो जो कंडीशन हमने यहाँ पे फिगर में दर्शाया था पूरा का पूरा ये हुबहू कंडीशन में लिख भी दिया है। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को ना। चलिए तीसरा का अथवा क्लियर हो गया।
ठीक है। अब देखिए फिजिक्स का एक क्वेश्चन और बचा है, तीसरे का ख में आपका 1-2 पॉइंट दिया, दोनों ही इतने ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको क्या बताया, दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। क्या है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, और दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध अगर 4 ओम है, तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध, वो किन कारकों पर निर्भर करता है। पहले तो इसका उत्तर ये लिखेंगे, तो देखिए पहले इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालिए कि जो चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो पहला तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। जो चालक होता है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। चालक मतलब प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे कि किसी चालक तार का विद्युत प्रतिरोध जो है कैपिटल R, वो चालक के तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए आपका प्रतिरोध होता है क्या, प्रतिरोध क्या होता है, करंट को रोकता है। प्रतिरोध क्या होता है, करंट को रोकता है। जितना लंबा तार बढ़ेगा तब प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो करंट उतना ही उसमें क्या हो जाएगी, कम जाएगी। तो वही कह पहला नियम हमारा क्या होता है, कारक जो कि चालक तार की लंबाई पर, मतलब कि जो प्रतिरोध होता है वो सीधा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी आपका बढ़ता जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने का कारण मतलब कि करंट उसमें कम गुजरेगा, ठीक है, क्योंकि भाई प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकता है। दूसरा है कि चालक तार के क्षेत्रफल पर, देखिए दूसरा क्या इसका कारक है, क्या निर्भर रहता है, तो चालक तार के क्षेत्रफल पर। किसी चालक तार का जो विद्युत प्रतिरोध R है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। A के व्युत्क्रमानुपाती मतलब समझते हैं, तार की मोटाई की बात कर रहा है। देखिए ये तार की मोटाई, जितना मोटा तार होगा देखिए उसके जस्ट विपरीत होता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है उसके तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जस्ट उल्टा होता है कि जैसे जैसे तार की मोटाई बढ़ेगी वैसे प्रतिरोध कम होता जाएगा। अब प्रतिरोध कम होने का मतलब कि उसमें करंट बहुत अच्छे से बहेगी, मतलब मोटे तार में करंट बहुत अच्छे से गुजरता है। इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे तार पतला होता जाएगा तो आप लोगों का यह रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे करंट कम गुजरेगी। ठीक है, तो दोनों नियम समझ में आ गया आप लोगों को ना। तीसरा है कि चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जो चालक है वो तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है कि यदि विभिन्न पदार्थों के समान लंबाई का यल तथा समान अनुप्रस्थ काट का एक तार लिए जाए तो उसके जो प्रतिरोध होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। मतलब कह रहा है कि समान लंबाई का कोई एक तार लिया जाए, समान मोटाई का भी तार, कई 4-5 तार ले लिया जाए, तो वो यह फिक्स नहीं है कि उनमें जो प्रतिरोध होगा सब में समान होगा, नहीं भाई, तार की नामकरण से अलग अलग हो जाता है। जैसे कॉपर करेगा तो उसमें प्रतिरोध अलग बताएगा, तांबा करेगा तो उसमें प्रतिरोध अलग बताएगा। अलग अलग तार में भिन्न भिन्न तार रहेंगे, भले उसकी मोटाई और इसकी लंबाई सेम हो, लेकिन तार अलग अलग है ना, तो उसमें आप लोगों का प्रतिरोध अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि चालक तार के ताप पर निर्भर करता है। जो चालक है वो तार के ताप पर निर्भर करता है, मतलब ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही ताप को बढ़ाएंगे तो विद्युत प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। फिर अब देखिए, ये तो अभी हम प्रश्न का उत्तर दिया। अब कहा है कि दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध अगर 4 ओम है, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2A है। जैसे कि फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोध, देखिए फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा। जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध R बराबर, तो प्रतिरोध R बराबर एक फार्मूला होता है रो L/A। क्या होता है, रो L/A होता है फार्मूला। नहीं तो मैं आप लोगों को फार्मूला निकाल के बता दूं कैसे बनता है। देखिए पहला हमने बताया था कि जो हमारा प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध वो आपका अनुक्रमानुपाती होता है किसके, लंबाई के, अभी हमने जस्ट बताया। फिर दूसरा हमने बताया कि जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। इन समीकरण 1 और 2 से इस फार्मूला का निर्माण हो जाता है, R बराबर रो L/A। R बराबर रो L/A। अब रो कहाँ से आया, तो रो इसलिए आया क्योंकि इसको हम ऐसे लिखेंगे, R अनुक्रमानुपाती है L/A के। ठीक है, तो इसको चिन्ह हटाने के लिए जैसे हमने बराबर का चिन्ह लगाया तो रो का मालूम चल जाता है, रो आ जाता है नियतांक, तो R बराबर रो L/A हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी क्लियर, सबको हो गया ना क्लियर। R प्रतिरोध कितना देख रहा था, 4, तो 4 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, रो L/A लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 4 प्रतिरोध बोल रखा है, आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध 4 ओम है, तो हम लिखा 4। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कह रहा है कि किसी अन्य तार, कोई एक अन्य तार लेना है कि जिसकी प्रतिरोध क्या है, जिसकी प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि P है, जो जिसकी प्रतिरोधकता P समान होगी, क्योंकि उसमें भी आपका प्रतिरोधकता समान होगी, इसमें भी प्रतिरोधकता क्या होगी, समान होगी। हाँ, हालांकि आप लोगों का चेंज दिया है उसकी लंबाई, जो उसकी लंबाई है यहाँ पर लिख दूंगा,
जो अन्य तार की लंबाई है, दूसरी तार की लंबाई, वो लंबाई L/2 है और उसका जो क्षेत्रफल है ए का वैल्यू कितना दिया है, 2a दिया है। ठीक है, तो किसी अन्य तार का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध अन्य तार का मतलब आर डैश बराबर, यही फार्मूला लगा होगा उसमें भी, तो लिखेंगे रो लंबाई यहाँ पे L है तो यहाँ पे लंबाई क्या है, L/2 है, और बटे में वहाँ पे क्षेत्रफल a था तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, 2a है। बात खत्म, यही होगा। तो यहाँ से इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर रो, ठीक है, L/2 दूनी के 4a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और इतना का वैल्यू तो अभी आप लोग देखे हैं। ठीक है, कि आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर डैश बराबर, यहाँ पे अगर हम बात करें कि रो L/a का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है, 4, तो रो L/a का वैल्यू हम रख देंगे 4, तो क्या हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा, या 4 हो जाएगा। रो L/a का वैल्यू अगर मैं 4 लिखूँ तो 4 गुणे 1 बटे कितना, 4 हो जाएगा, तो 4 बटे 4 आ गया। काटा देंगे तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओम। मतलब अन्य तार का जो दूसरा तार था उसका प्रतिरोध कितना आ गया, 1 ओम आ गया। बात खत्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो यही पूछा था हमसे कि दिए गए पदार्थ किसी L लंबाई तथा मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो इस पदार्थ के किसी अन्य तार की लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, तो कितना हो गया, 1 ओम होगा। ठीक है, हमने अच्छे तरीके से डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों अथवा वाला कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे का ख का अथवा कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखे और 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखेंगे विद्युत विभवांतर। क्या लिखेंगे, विद्युत विभवांतर की परिभाषा देखेंगे, उसका मात्रा देखेंगे। तो देखिए प्रश्न उत्तर तीसरा का ख का अथवा है। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक धन आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। कह रहे विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक धन आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। देखिए V बराबर होता है W/Q, ये एक फॉर्मूला था, V बराबर I गुणे R होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से विभवांतर की मात्रा को होगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो विभवांतर की मात्रा 2 होता है, एक जूल प्रति कूलाम कह सकते हैं या तो वोल्ट कह सकते हैं। अब फार्मूला 2 होता है यहाँ पे। विभवांतर का एक होता है किया गया कार्य, अगर आवेश मालूम रहे तो वहाँ से निकल जाएगा, या तो आपको धारा और प्रतिरोध मालूम रहे तो यहाँ से विभवांतर आपको निकल जाएगा, दोनों फार्मूले से निकल जाता है। तो ये तो फिलहाल हमने देखा कि विद्युत विभवांतर क्या है, विभवांतर की मात्रा क्या है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर कह रहा है कि अगर 10 ओम और 20 ओम और 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना आराम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, 10 ओम और दे रखा है 20 ओम और एक दे रखा है 30 ओम प्रतिरोध। पहला समांतर क्रम में जुड़ेगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। समांतर क्रम में जुड़े तो सबको मालूम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समांतर क्रम में जब भी जुड़ता है तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध 1/r डैश बराबर क्या होता है, यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 डॉट डॉट जितना प्रतिरोध रहेगा आप लिखते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर मतलब समतुल्य प्रतिरोध बराबर 1/r1 की वैल्यू कितना दिया है 10 और प्लस 1/r2 की वैल्यू कितना दिया है 20 और प्लस 1/r3 की वैल्यू कितना दिया है 30। ठीक है, तो यहाँ से हल कर देंगे 1/r डैश समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 30, तो 10 तिहाई 30, एलसीएम 30 नहीं होगा 60 होगा क्योंकि तीनों से भाग जाना चाहिए ना, तो 60 होगा। तो 10 छके 60, 6 हो गया, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी के 60 हो गया। तो 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 6 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आर डैश के वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 60/11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। चलिए अब कर रहे तो समांतर क्रम में, फिर कह रहा है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दूसरा है श्रेणी क्रम में, क्या है श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो तुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 और प्लस R3 इस तरह बढ़ता जाता है जितना प्रतिरोध होगा। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितना दे रखा है 10, R2 की वैल्यू कितना दे रखा है 20 और R3 की वैल्यू कितना 23। तो R1 बराबर कितना
तो 30 20 50 10 60 60 ओम आ जाएगा प्रतिरोध यहाँ से, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो। समांतर क्रम में तो यहाँ से। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आराम से इन क्वेश्चनों को करके चले आएंगे। तो देखिए तीसरे का ख का अथवा भी क्लियर हो गया। अब चौथा प्रश्न, मतलब कि आपका फिजिक्स का लास्ट प्रश्न आप लोगों का है, क्या है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचकर इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि को स्पष्ट करना है। 7 नंबर के लिए प्रश्न आता है। कितने नंबर के लिए? 7 नंबर के। या तो परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इसका आंसर यहाँ आपको मिलेगा। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। इसका उपयोग किस प्रकार ऊर्जा रूपांतरण में होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए 7 नंबर का है। देख लीजिए, सबसे पहले इसका चित्र बनाना है, तो इस तरह आपको विद्युत मोटर का देख लीजिए, ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है। इस प्रकार यही चित्र है। इस चित्र को जल्दी से आप नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का फिगर है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लिखेंगे यहाँ पे उत्तर में कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और सिद्धांत इसका लिखेंगे कि विद्युत मोटर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। देखिए संरचना, विद्युत मोटर के 4 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है क्षेत्र चुंबक। क्या होता है? क्षेत्र चुंबक, ठीक है। यह एक शक्तिशाली अस्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N और S होते हैं। देखिए क्षेत्र चुंबक यही है जिसके ध्रुव खंड N और S होते हैं। यह क्या होता है? पहला इसका क्षेत्र चुंबक होता है, ठीक है। क्षेत्र चुंबक समझ में आ गया। दूसरा होता है आर्मेचर। यह तांबे के तार के अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरे लपेट कर बनाई जाती है और यह चुंबक के ध्रुव N और S के बीच घूमती है। देखिए आर्मेचर का पार्ट है ABCD, ये जो बीच में आप लोग उनके पीछे इन दोनों के सिराओं में जो ज्वाइंट है आप लोगों का आर्मेचर, ठीक है। ये आर्मेचर का पार्ट है, आर्मेचर कुंडली, ठीक है। नोट कर लीजिए इस फिगर में। इसके बाद तीसरा का विभक्त वलय है इसका पार्ट। यह 2 अर्धवृत्ताकार वलयों अथवा 2 खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन 2 अलग अलग वलयों L और M से जुड़े होते हैं। ये वलय आर्मेचर के ध्रुव दंड से जुड़े होते हैं। विभक्त वलय देख सकते हैं आप, इसे बोलते हैं विभक्त वलय। L और M से जुड़े हुए हैं आपका विभक्त वलय, ठीक है। ये जो 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये आपका विभक्त वलय। चौथा जो इसका पार्ट है वो है ब्रूस। चौथा जो पार्ट है वो है ब्रूस कि विभक्त वलय L और M कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियों B' और B2 को स्पर्श करते इन्हें ब्रूस कहते हैं। इन ब्रूसों का जो संबंध है वो 2 संयोजक पेंचों से करके इनके बीच एक बैटरी लगा देते हैं और एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करते हैं तथा दूसरे ब्रूस से विद्युत धारा वो बाहर हम लोग क्या करते हैं? निकलती है। उससे दूसरे ब्रूस से विद्युत धारा बाहर निकलती है। तो ये तो उसके जो 4 पार्ट थे, चारों पार्ट को हमने अच्छे तरीके बताया। अब लास्ट हेडिंग आपकी एक क्रिया विधि, ठीक है। मतलब इसका कार्य विधि, कार्य कैसे करेगा, ठीक है। कार्य विधि आप लोगों को हेडिंग डालना है, लिखना है कि जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं। ये दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडल वामावर्त दिशा में क्या लगती है? घूमने लगती है। कुंडली के साथ इसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म लगाकर एक ही दिशा में कार्य करें, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में क्या होती है? घूमती रहे, ठीक है। ये तो आपको कार्य विधि लिखना है। इसके नीचे उपयोग भी लिख देंगे कि विद्युत मोटर का जो उपयोग है वो बिजली के पंखे, जल पंप, गेहूं पीसने की चक्की एवं अनेक विद्युत उपकरणों में होती है, ठीक है। ये उस उपयोग में लिख देना है, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाके आपको कितने नंबर का मिल गया? यहाँ पे तैयार हो गया 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो देखा आपने
इसमें हमने आप लोगों को वीडियो में पूरा का पूरा फिजिक्स का जो पर्सन है पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में समझा दिया एक एक सोल्यूशन के साथ, और आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। और 7 नंबर का ये वाला प्रश्न था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यह क्या है, परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, सेम उसी पैटर्न का प्रश्न है। चलिए 7 नंबर इसको आप तैयार कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादातर ये पूछा जाता है, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, विश्वास है मुझे। तो यहाँ पे हमने फिजिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया। अगली वीडियो खंड ख पे रहेगी, पूरा डिटेल में मैं केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगा। इसी तरह पूरा हम लोग क्या करेंगे, मॉडल पेपर को सोल्यूशन कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।